सो दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ एडिसन डिजीज़। यहाँ पे हम देखेंगे कि एडिसन डिजीज़ में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं और हम इस कंडीशन को डायग्नोस कैसे करेंगे और हम इस कंडीशन को मैनेज कैसे करेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स को याद करने से पहले तुम एक निमोनिक रट लो, जिस निमोनिक का नाम होगा 3 लो 3 हाई ब्रॉन्ज नव सॉल्ट। देखो इसमें 3 चीज़ें कम होंगी, 3 बढ़ेंगी और ये आगे का निमोनिक भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं। पहले 3 लो को पढ़ें। तो 3 चीज़ें जो कम होनी है, अब देखो यहाँ पे हमने एक डिस्कस किया था मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है, जिसको हम एक और भी नाम से जानते थे एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का मैंने काम क्या बताया था कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है बेटा, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है बॉडी में और पोटाशियम को क्या करता है बॉडी से आउट एक्सक्रीट करता है पोटाशियम को, और H पॉजिटिव आयन को भी बॉडी से क्या करता है आउट करता है। तो अब यहाँ पे जो 3 हमें देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम है, तो अगर ये कम है तो इससे पैदा होने वाली जो चीज़ें हैं जो इसके फंक्शन है वो भी नहीं होंगे। तो सोडियम यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, डेफिनेटली कम देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी हाइपोटेंशन भी, ठीक है, सोडियम की यहाँ पे हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। तीसरा अगर पोटाशियम क्या है, पोटाशियम तो बढ़ रहा है ना, इसको बाद में देखेंगे, हाई में देखेंगे इसको। यहाँ पे लो क्या हो रहा है, लो हो रहा है आपका एक और चीज़ कम हो रही है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। तो यहाँ पे हमें जो ग्लूकोज है वो भी क्या देखने को मिलेगी, ग्लूकोज कम देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे हम उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं, क्या बोलेंगे हम इस चीज़ को। तो देखिए जो 3 चीज़ें कम हुई हैं वो एक तो हमारी हुई है सोडियम कम हुआ था हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, एक हुई है हाइपोनेट्रीमिया, उसके बाद हुआ है हाइपोटेंशन, तीसरा जो कम हुआ है वो हुआ है ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। 3 चीज़ें लो पता चल गई। अब 3 चीज़ें हाई कौन सी हो रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा हो रही हैं, क्या क्या ज़्यादा हो रहा है, देखो ज़्यादा क्या हो रहा है हमारा 3 चीज़ें। एक तो मैंने बताया अभी अभी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता था, पोटाशियम को बॉडी से आउट करता था, बट अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड खुद डिक्रीज़ है तो पोटाशियम तो बॉडी में इंक्रीज़ होगा ना, तो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज हाइपर कैलीमिया। दूसरा यही मिनरलोकॉर्टिकॉइड था जो H पॉजिटिव आयन को आउट करता था बॉडी से, पर अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम है तो H पॉजिटिव आयन बॉडी में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उससे क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। और एक चीज़ देखने को मिलेगी हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया देखने को इसीलिए मिलता है क्योंकि जो किडनी है वो प्रॉपरली कैल्शियम को क्या है कि एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये 3 हमें हाई देखने को मिलेंगे। तो 3 लो और 3 हाई तो आपको पता चल गए। अब ब्रॉन्ज से क्या आएगा, ब्रॉन्ज से क्या है, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन। तो मैंने तुम्हें जब टाइप्स करवाई थी तो वहाँ पे मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जब ACTH जो है, ACTH जिस पर कसर से ये ACTH क्या है कि ये रिलीज़ होता है, उसी पर कसर से MSH हार्मोन रिलीज़ होता है। तो इस वजह से जब ACTH बढ़ता है तो MSH भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्राउन कलर की स्किन देखने को मिलती है, बॉडी में ब्राउन स्किन हमें देखने को मिलती है, जिसको हम एक और भी नाम देते हैं, दैट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। तो ब्राउन स्किन से आप याद रखना हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद ये नर्व से क्या बनता है, तो यहाँ पे हमें कुछ GI के फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसको हम बोल देते हैं नर्व। एन से नोजिया देखने को मिलेगा GI फीचर, A से हमें एनोरेक्सिया, V से वॉमिटिंग, ठीक है। तो ये 3 फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सॉल्ट। तो सॉल्ट से हम क्या समझें, सॉल्ट से हमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो सॉल्ट से आप याद रखना है आपको, एक तो पर्सन को होती है, अब पर्सन की बॉडी में क्योंकि सोडियम कम हो जाता है तो उसको सॉल्ट खाने की बड़ी क्रेविंग होती है, ठीक है। और A से एमेनोरिया,
एमेनोरिया, ये हमें मेंस्ट्रुअल जो चेंजेस हैं वो डिस्टर्ब मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे तीसरा हार्मोन भी था जिसको हम बोलते थे एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनके आल्टर डिक्रीज होने की वजह से एमेनोरिया देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एल से लिपिडो देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, लिपिडो। और टी फॉर टायर्ड, पर्सन को टायर्डनेस रहेगी, फटीग रहेगी, क्योंकि पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज कम है, उसको एनर्जी तो मिल नहीं रही, तो वो टायर्डनेस तो फटीग तो फील करेगा ही ना। तो इसी प्रकार से आपने इसके सिम्टम्स को, एडिसन डिजीज़ के सिम्टम्स को याद करने के लिए आपने ये निमोनिक याद रखना है। 3 लो आपको, ये आपको ज़्यादा हो 3 लो, ठीक है, 3 तो कम हो रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं। और ब्रॉन्ज से ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन याद रखना, नर्व से नोजिया, एनरोक्सिया, वॉमिटिंग याद रखना, और सॉल्ट से क्या याद रखोगे, सॉल्ट क्रेविंग, एमेनोरिया, लिपिडो और टायर्डनेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे सिम्टम्स बता दिए हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है उनका, रैशनल की हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लीडिंग टू लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, ये सारे सिम्टम अभी भी जो मैंने आपको बताए हैं वही सारे सिम्टम हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। वेट लॉस एक है, वेट लॉस होता है क्योंकि अब एनोरेक्सिया, देख खुद ही सोचो, पर्सन को एनोरेक्सिया हो रहा है तो पर्सन कुछ खा नहीं रहा तो डेफिनेटली उसका वेट कम ही होगा ना, है कि नहीं, ठीक है। फटीग वीकनेस मैंने आपको बता दिया, टायर्डनेस में सॉल्ट क्रेविंग ये भी आपको बता दिया, नोजिया वॉमिटिंग भी हमने कर लिया, ये भी हमारा सिम्टम क्लियर हो गया। तो देखो क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको इस निमोनिक से याद करवा दिए, क्योंकि इसके बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, साइलेंट सिम्टम्स होते हैं, तो आपको ये निमोनिक याद रखने की नीड है, इससे आपको ईजिली याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम इसके डायग्नोस्ट इवेल्यूशन की। और तो क्या लगता है हम इसमें क्या क्या टेस्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें कुछ ब्लड टेस्ट करनी है। ब्लड टेस्ट में हमें एक सीरम कॉर्टिसोल का लेवल चेक करना है, तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि एडिसन में कॉर्टिसोल कम होता है तो डेफिनेटली ब्लड में हमें इसका लेवल क्या है, डिक्रीज ही देखने को मिलेगा। फिर हम ACTH को देखते हैं, तो क्योंकि हमने 2 टाइप पढ़ी थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो क्योंकि मैंने बताया था कि प्राइमरी में जो है वो प्रॉब्लम कहाँ होती है, सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड तो नॉर्मल होती है ना, तो वहाँ पर हमें जो ACTH है प्राइमरी में वो नॉर्मल इंक्रीज़ ही बढ़ा हुआ, वहाँ पर इंक्रीज़ इसलिए मिलता है क्योंकि वो चाहता है कि नीचे से उसको फीडबैक जा रहा होता है कि एड्रीनल ग्लैंड अपना काम कम कर रही है, तो ये क्या करता है, ये अपनी सिक्रेशन बढ़ा देता है कि मैं ज़्यादा काम करूँ, इसको ज़्यादा स्टिमुलेट करूँ, बट फिर भी वो नहीं वर्क कर पाता, इसका कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। तो यहाँ प्राइमरी में तो ये इंक्रीज़ होगा, लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा, डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पता है सोडियम का ब्लड में लेवल क्या देखने को मिलेगा, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। पोटाशियम क्या है, वो भी ब्लड में हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा प्राइमरी टाइप में, ठीक है। तो ये हमें प्राइमरी टाइप में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो सेकेंडरी टाइप है उसमें एल्डोस्टेरोन में भी वो जो है एल्डोस्टेरोन नॉर्मली रहता है, इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहली वीडियो में बताया हुआ है, आपको नहीं पता तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि एल्डोस्टेरोन नॉर्मल रहता है, इसका क्या है, ठीक है, वो देख लेना। तो ब्लड ग्लूकोज मैंने बताया, क्योंकि कॉर्टिसोल कम है तो ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज कम है, कैल्शियम का लेवल क्या है वो हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेनी है। उसके बाद हम एक टेस्ट करेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे, इसको हम स्टिमुलेशन टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने ये पर्सन को देना है इंजेक्शन इसका, ठीक है। यहाँ पे हमने ACTH को स्टिमुलेट टेस्ट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सिंथेटिक बाहर से हमने ACTH का इंजेक्शन पर्सन को दे देना है। ये हमारा पर्सन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा पर्सन है, इसको हमने बाहर से ये इंजेक्शन दे देना है, ठीक है। बट इंजेक्शन को देने से पहले और बाद में हमने कॉर्टिसोल का लेवल मेज़र करना है। हमने चेक करना है कि टेस्ट देने से पहले कॉर्टिसोल का लेवल क्या है और टेस्ट के बाद कॉर्टिसोल का लेवल क्या है, ठीक है। पहले सपोज हमने मेज़र कर लिया क्या था, उसके बाद हमने क्या करना है कि इंजेक्शन दे देना है पर्सन को नॉर्मल, अगर तो उसको एडिसन डिजीज़ नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि कॉर्टिसोल राइज करेगा अगर जब हम इंजेक्शन देंगे, क्योंकि ग्लैंड प्रॉपर्ली यूज़ कर रही है मटीरियल, ठीक है। बट अगर पर्सन को एडिसन डिजीज़ हुआ तो उस केस में रिजल्ट कुछ ऐसे रहेंगे कि या तो बहुत कम होगा कॉर्टिसोल का लेवल राइज या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये रिजल्ट रहेंगे एडिसन डिजीज़ में, क्योंकि जो ग्लैंड होगी वो बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर रही, ठीक है। तो ये टेस्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने करना है इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया टेस्ट, ठीक है। इंसुलिन हमने इंड्यूस कैसे करना है, हमने पर्सन को देनी है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, हाइपोग्लाइसीमिया इससे होगा। अब नॉर्मली तो क्या था कि जब इंसुलिन दी तो वो स्टिमुलेट करेगी, कॉर्टिसोल के रिलीज़ को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। बट अगर नो राइज इन कॉर्टिसोल, अगर तो हमें कॉर्टिसोल में कोई भी राइज देखने को नहीं मिलता, दैट मीन कि कहीं ना कहीं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और एड्रिनल है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करी, ठीक है। तो अब हम इसको कब करते हैं, यूज करते हैं सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, सेकेंडरी जो है उसको कॉज को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन रीनन का लेवल देखना है। तो देखो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन तो हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन रीनर जो है रीनन का लेवल इंक्रीज होता है। अब रीनन का लेवल क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि वो एल्डोस्टेरोन का जब लेवल कम होता है ना, तो रीनन क्या करता है कि वो किडनी उसका जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि एल्डोस्टेरोन कम है और बॉडी में चाहिए, तो इसलिए वो रीनन को इंक्रीज कर देती है कि वो जाके एल्डोस्टेरोन को करवाए, उसकी सिक्रीशंस करवाए, ठीक है। तो इसलिए हमें रीनन जो है वो तो हमें बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन हमें क्या है कि डिक्रीज मिलता है, क्योंकि जब एड्रीनल रिलीज ही नहीं कर रही है ना, तो क्या कर लेंगे हम। उसके बाद कुछ इमेजिंग टेस्ट करेंगे टू फाइंड आउट द एनी ट्यूमर तो नहीं है कोई, ठीक है। ऐसी कुछ भी कार्सिनोमा वगैरह, न्यूप्लाज्मा ग्रोथ, ऐसी सब कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम सीटी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ये सारे इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ईसीजी करनी भी बनती है कि नहीं, क्योंकि ईसीजी में जब हाइपरकैलेमिया के जो चेंजेस हैं वो हम ईसीजी में देखने को मिलेंगे। ईसीजी से पता लगा कि ठीक है जो पोटाशियम है उसका लेवल कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया, इसलिए इसमें क्या चेंज है, ठीक है। फिर कैल्शियम का लेवल भी उससे हम असेस करते हैं कि ईसीजी में कैल्शियम जब बढ़ता है तो क्या क्या ईसीजी में चेंजेस आते हैं, तो हम यहाँ ईसीजी टेस्ट भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। ईसीजी भी पेशेंट की करवा सकते हैं हम। चलिए, ये तो हो गया टेस्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो बढ़ते हैं हम अपने मैनेजमेंट की। और ये देखिए, यहाँ पे हमें पर्सन को देनी है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो भी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। बाहर से उसको जाएंगी, बाहर से उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे, बाहर से उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड देंगे, क्योंकि अंदर तो बन नहीं रहा, ठीक है। तो देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है ना, ये याद रखना कौन सी आती है। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है वो आता है हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन, बाहर से जो देंगे, ठीक है। डिवाइडेड डोजेज में हम देते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। मॉर्निंग में डोज हम ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू इवनिंग, क्योंकि सुबह सारे काम करें तो इवनिंग में तो फिर भी पर्सन रेस्ट पे चल जाते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव हम इसकी जगह अल्टरनेटिव अगर ये नहीं देते तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीडिनाजोल, डेक्सामेथाजोन, ये ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट के बाद हम थेरेपी जो स्टार्ट करते हैं दैट इज़ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। उसमें फ्लूड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं। ये क्या करेगा, सोडियम को बैलेंस करने में, पोटाशियम को बैलेंस करने में और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये हम कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखो, ड्यूरिंग स्ट्रेस और इलनेस, स्ट्रेस जैसे कि कोई भी पर्सन की सर्जरी है, ठीक है, या पर्सन को कोई इन्फेक्शन होगी, यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब वो मत समझना कि उसको कोई टेंशन है, नहीं। स्ट्रेस का यहाँ पे मतलब है कि उसको कोई बॉडी में स्ट्रेस रह गया, जैसे उसको इन्फेक्शन होगी या उसकी कोई सर्जरी है या कोई ट्रॉमा हो गया, उस टाइम पे क्या है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डोज हमें इंक्रीज़ कर देनी है ड्यूरिंग द स्ट्रेस, ठीक है। ये बात याद रखना। उसके बाद एक एड्रिनल क्राइसिस की कंडीशन होती है। देखो, एड्रिनल क्राइसिस की जो कंडीशन है ना, उसमें बहुत ही सीवियर कंडीशन है, जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियरली जो हार्मोन्स हैं उनका जो लेवल है वो क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो उस टाइम पे जो एमरजेंसी मैनेजमेंट हमारे पास रहता है, देखो उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम ऑरली टैबलेट दें और फिर वो ठीक हो। हम सीधा सब कुछ क्या करेंगे, IV देंगे, ठीक है। IV हाइड्रो इमीडिएटली हमने IV हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टार्ट कर देना है। नॉर्मल सलाइन उसको डेक्सट्रोज IVM 5% दे दो, ठीक है। उसके जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उनको करेक्ट करना है। तो एड्रिनल क्राइसिस बहुत ही सीवियर कंडीशन है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो इमीडिएटली इसका हम जो मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्राइसिस में। डाइटरी मैनेजमेंट में देखो क्या करोगे, अब तुम्हें पता है कि पेशेंट की बॉडी में सोडियम कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली दोगे सोडियम हाई, लेकिन यहाँ पे भी देखना, क्योंकि उसको बाहर से ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड की थेरेपी तो उसकी स्टार्ट हो ही चुकी है बाहर से, तो अगर उसकी वजह से ठीक होने लगे सोडियम का लेवल तो 4 नहीं देंगे, मे भी यहाँ पे हमें देनी पड़ सकती है सोडियम डाइट, बट अगर बाहर से मिनरलोकॉर्टिकॉइड चल रहा है तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ओवरलोड ना करते हैं। एडुकेट उसको फ्लूइड देंगे डेफिनेटली, उसको कार्ब्स देंगे हम सफिशिएंट, और डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है उसकी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को क्या एजुकेट करोगे, एक तो उसको बताओ कि तुमने लाइफ लॉन्ग क्या लेनी है, तुमने लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है, ठीक है। दूसरा उसको बताओ कि कभी भी सडनली अपने आप से स्टीरॉयड को बंद नहीं कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर सडनली उसने क्या किया, सपोज कि पेशेंट की चल रही थी थेरेपी, स्टीरॉयड की थेरेपी चल रही, ठीक है, पेशेंट क्या ले रहा था, स्टीरॉयड ले रहा था, और एक दिन सडनली एकदम से बंद कर दिए, तो इससे कहीं ना कहीं एडिशन क्राइसिस के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, कि सीवियरली उसके जो एकदम से हार्मोन नीचे गिरेंगे। तो ये तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, उसको बोलना है कि बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करनी है ऐसे ही अपने आप, ठीक है। फिर उसको बोलो कि जो भी आपका मेडिकल अलर्ट कार्ड जहाँ ब्रेसलेट है वो हमेशा अपने साथ कैरी करो, ठीक है। उसके बाद उसको टीच करो कि जब भी स्ट्रेस हो तो डोज को एडजस्टमेंट करना है अपने फिजिशियन से बोल के, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान कोई भी इन्फेक्शन, इंजरी हो रही है, सर्जरी हो रही है पर्सन की, तो डोज को इंक्रीज़ करना पड़ता है हमें, ठीक है। उसके बाद उसको बोलो कि अगर तुम्हें ये वाले सिम्टम आ रहे हैं ना तो अर्ली रिपोर्ट करो इन सिम्टम की, ठीक है, अपने जो उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुमने अर्ली रिपोर्ट करने को, तुम्हें फटीग हो रहा है, डिजनेस हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करो, रिपोर्ट करो, ठीक है।
अब रेगुलर फॉलोअप में क्या करोगे, एक तो रेगुलर फॉलोअप में क्या आपको करना बनता है, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम आ रही थी, कम था, बीपी चेक करो, उसका वेट देखो कि अभी ठीक है, पहले वेट लॉस हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट उसके रेगुलर चेक करो, कॉर्टिसोल का लेवल देखो और एडजस्ट ड्रग डोज एज नीडेड जब भी नीड पड़े, ठीक है। तो इस तरह से आपने रेगुलर फॉलोअप रखना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, इट्स डायग्नोज एंड क्लिनिकल फीचर्स। तो ये जो एडिसन डिसीज़ का टॉपिक है हमारा यहीं पर खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।